Hello students, civil engineering 4th semester, mechanical engineering 4th semester and electrical engineering 4th semester आपका सेशनल हो चुका है और आज लगभग एक हफ्ते बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। बीच में जानबूझ करके हम लोग ब्रेक दे दिए थे कि आप अपने सेशनल लीजिए और इंडिविजुअल आपके सब्जेक्ट पे फोकस करिए। मैं वीडियो डाल भी देती तो नेक्स्ट डे जो आपका पेपर होना था आप उस पर फोकस करते और करना भी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा वीडियो डालने से ज़्यादा मेहनत मैं कर रही थी, आप लोग खुद ये बात जानते हैं। एक एक स्टूडेंट लगभग 156 के आसपास स्टूडेंट थे जो मुझे लगातार व्हाट्सअप कर रहे थे और एनर्जी कंजर्वेशन में सबसे ज़्यादा वेस्ट हीट रिकवरी, को जनरेशन और कैपेसिटी ऑफ सोलर एंड विंड जनरेटर पावर पे का फार्मूला पूछ रहे थे आप लोग, क्योंकि ये चीज़ें क्लास में नहीं पढ़ा पाई थी मैं और ऑनलाइन आपको पढ़ाया गया था। तो जो स्टूडेंट जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, जो अपने नेटिव प्लेस पे पहुँचे और वहाँ पे पावर सप्लाई की प्रॉब्लम थी, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं देख पा रहे थे, या जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो किसी वजह से उनमें कोई दिक्कत है और उनका लैपटॉप नहीं चल रहा है, जो लोग वीडियो नहीं देख पा रहे थे, या जिनके पास एंड्रॉयड नहीं था, तो वो सब किसी तरह से, फिर भी मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने पूछा। तो सबसे ज़्यादा आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो था कैपेसिटी ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर का फार्मूला, वेस्ट हीट रिकवरी और को जनरेशन के मेन फैक्टर जो है वो आप लोग पूछ रहे थे। और हमने आपको सबको पीडीएफ बना बना के आपको ये आंसर हमने भेजा है। लगभग 155-56 लड़के लड़कियों को, स्टूडेंट्स को हमने पीडीएफ भेजा इसका और सबके पास पीडीएफ है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और आप लोग पढ़ना चाह रहे थे तब आपने पूछा और हमने बताया। तो एनर्जी कंजर्वेशन में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इधर के थे डायग्राम वगैरह लेकिन मैं सिर्फ बात कर रही हूँ यूनिट 1, 2, 7, 8, 9 की, क्योंकि हमने जो असेसमेंट किया, आपका जो आकलन किया, वो सिर्फ जो मेरे हिस्से में था 1, 2, 7, 8 एंड 9 नॉन टेक्निकल, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बाकी का तो आपका रिस्पेक्टेड इंद्रेश सर एंड रिस्पेक्टेड अभिषेक सर बताएंगे कि आप लोगों ने क्या किया था। जो सेक्शन ए था मैं सिर्फ उतने की ही बातें कर रही हूँ, उतने की इवैल्यूएशन कर सकी मैं। तो सेक्शन ए की बात करती हूँ, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। उसका पहला क्वेश्चन था ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा संरक्षण द्वारा प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है। पार्ट ए तो आपने बहुत अच्छा किया था, पार्ट बी में आप थोड़ा कंफ्यूज थे इसके कि ऊर्जा संरक्षण द्वारा प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। हालांकि बड़ी सिंपल बात थी, आप सभी टेक्निकल हैं तो आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा का जब हम कम इस्तेमाल करेंगे तो हमें ऊर्जा का उत्पादन कम करना पड़ेगा। जब ऊर्जा का उत्पादन हम कम करेंगे तो हमें जो फ्यूल है वो भी कम यूज़ करेंगे। जब फ्यूल कम यूज़ करेंगे तो सीधे सीधे कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा तो सीधे सीधे हमारा पर्यावरण बचेगा। ठीक है, यही सीधा सा सिद्धांत है इसका। हालांकि इसका पीडीएफ हमने सबको भेजा है। ये जो पार्ट इसका सेकंड, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि ऊर्जा संरक्षण द्वारा प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, इसका पीडीएफ हमने आप लोगों को करीब 155-56 स्टूडेंट्स को हमने पीडीएफ भेजा है इसका। जब आप लोगों ने कहा कि ऑनलाइन लेक्चर हम नहीं सुन पा रहे हैं गांव में और लाइट नहीं रहती है, लैपटॉप नहीं चलता, नेट पैक नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो हमने पीडीएफ भेजा था, तब आप लोग इसको पढ़ेंगे। एनीवे, दूसरा क्वेश्चन हमारा था ऊर्जा प्रबंधन दल के कार्य तथा दायित्व स्पष्ट करिए। आप सभी ने बहुत अच्छा लिखा है, इसके लिए बहुत सारी बधाई आप लोगों को। तीसरा था वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक ऊर्जा की परिभाषा लिखिए तथा दोनों में अंतर बताइए। ये भी आंसर आपने बहुत बढ़िया से लिखा है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों ने खूब ढेर सारा आंसर दिया है कि किस तरीके से गोबर के उपले गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं, लकड़ी का ईंधन गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है, कृषि अपशिष्ट, एक ने किसी ने लिखा था कि अरहर का रहट्ठा भी गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है। गुड, बट थोड़ा सा इसको टेक्निकल बना के लिखना था आपको। एक डिप्लोमा का जो स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से भाषा का प्रयोग किया करिए। ठीक है, रहट्ठा है, लेकिन रहट्ठा एक हमारी प्रशासन की भाषा नहीं है, तो आप रहट्ठा को, पुआल को, गन्ने की खोई को कृषि अपशिष्ट में रख सकते हैं। उसको कैटेगराइज कर दीजिए कि कृषि अपशिष्ट भी ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत है गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का, जिसमें कि कृषि अपशिष्ट यानी कि अरहर के पेड़ की डंठियाँ हो गई, पेड़ों की डालियाँ हो गई, झाड़ियाँ हो गई, ये सब है। खैर,
हमारा चौथा क्वेश्चन था कैपेसिटी ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर का फार्मूला तथा आंकड़ा बताइए। ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमने भेज दिया था। हालांकि समय कम था आपके पास, ऑनलाइन आपने लेक्चर सुना होता, अगर जिन लोगों ने सुना था उनको कोई दिक्कत नहीं थी, जिनके पास सुविधा नहीं थी उनको थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन किया है आप लोगों ने। फिर भी 80% लोगों ने इसको कर दिया है, और जो नहीं कर पाए हैं वो फिर से हमें पूछें और मैं उनको फिर बता दूँगी। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 क्लास में भी ये आंसर बताया गया था और ऑनलाइन क्लासेस में बताया गया था। फिर हमने इसका पीडीएफ आपको भेज दिया था, उसके बावजूद इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ से होगा। इसके लिए आप अपनी नोट्स फरवरी लास्ट वीक में जो लिखवाया गया होगा 20 से 25 फरवरी के बीच, वो पलटिए और देखिए कि ECBC कोड 2017 का आपको आंसर मिल जाएगा। वेस्ट हीट रिकवरी अर्थात अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति की अवधारणा क्या है? ये थोड़ा सा टफ आंसर था आपका, कुछ लोगों ने ही इसको लिखा है और कुछ लोगों ने छोड़ दिया है क्योंकि आपके पास ऑप्शन था। तो इसको मैं कल के लेक्चर में फिर से आपको बताऊंगी, ठीक है। वेस्ट हीट रिकवरी का आपको फिर से बता दूंगी। को जनरेशन, जब आपको वेस्ट हीट रिकवरी ही नहीं समझ में आई तो को जनरेशन कैसे समझ में आएगा? तो सह उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसके मौलिक तत्व कौन कौन से हैं, ये 2 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। बी का स्टार रेटिंग कार्यक्रम आपने बहुत बढ़िया लिखा। भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र, क्या आपको ये नहीं पता था? पहला लेक्चर क्लास में, पहले दिन का पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, मीन्स कि 23, 24, 25 जनवरी की नोट्स आप पलट के देखिए। आपको पता है ना कि मुझे डेट्स एकदम जुबान पे रटी रहती है। आप 23, 24, 25 जनवरी को जो लिखे हैं अपनी नोट्स में वो पलट के देखिए। उसमें लिखा है भारत का त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम क्या है, भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्रों के नाम बताइए। उसमें अप्सरा है, ध्रुव रिएक्टर है और इसी तरीके से काकरा पार है। इस तरीके से कुल 21 परमाणु संयंत्रों के नाम आपको हमने लिखवाया था। कैसे कंफ्यूज हुए आप? इसका मतलब कि जो क्लास में पढ़ाया गया वो नोट्स आप या तो हल्के में लिए या आपने लापरवाही की, आप उसको पढ़े नहीं। 23, 24, 25 जनवरी का जो लेक्चर है आप प्लीज़ उसको पलटिए और देखिए, उसमें इसका आंसर है। और हमने पीडीएफ भी भेजा, उसके बावजूद आप लोग क्वेश्चन कर मतलब मुझसे पूछते रहे कि भारत का त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम क्या है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट दिया था तो हमने आपको फिर भी पीडीएफ भेजा इसका। इसके बावजूद इसमें कंफ्यूजन कहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास में नोट्स आपको बनवाया गया था, ठीक है। 23, 24, 25 जनवरी की नोट्स आप उठा के देखिए, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। ये मतलब एकदम पहला जहाँ पे आप ऊर्जा का वर्गीकरण करते हैं, ठीक उसके बाद का ये क्वेश्चन नंबर 2 या 3 होना चाहिए। अच्छा, आखिरी टिप्पणी है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा में अंतर। ये सभी ने बहुत बढ़िया किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जहाँ जो कन्फ्यूज़न है आप मुझे व्हाट्सएप करिए और पूछिए। और आप लोग बस सेशनल दे दिए और उसके बाद सोच रहे तीसरी हो गई हमारे कर्तव्य की, अब कुछ बचा नहीं है। अपनी कमियों पे देखिए ना कि कहाँ पे आपको किस सब्जेक्ट में कहाँ पे आप अटक रहे थे, उसको फिर से पूछिए सब्जेक्ट टीचर से। आई होप कि आप क्वेश्चन पूछेंगे और 2-3 क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूजिंग था यूनिट 1, 2, 7, 8 और 9 से, वो मैं आपको कल से बताऊँगी और बाकी हम रिवीजन करेंगे। थैंक यू।